हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो जेई की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। अब ये जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर हम बात करें तो हर साल ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स पर क्वेश्चन मिलेगा ही। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब हम लोग कर सकते हैं इजिली, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं कई बार, बट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसमें कवर करते हैं वन बाय वन जितने भी पार्ट्स थे, और उस पे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे, प्लस साथ में पीवाईक्यूज जो लास्ट 10 इयर्स के आए हैं ठीक ठाक लेवल के, वो सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। सो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे बेसिक में बस लिखता जा रहा हूँ कि आपको पता है कि रेट क्या होता है। ठीक है ना, रिएक्शन का रेट क्या है, सिंपल कैसे डिफाइंड है किसी कंपोनेंट के लिए। दूसरा, टर्म रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन लिखी है बैलेंस्ड, तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली है किसी कंपोनेंट का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं 1/A माइनस डी Na/dt, या 1/B माइनस डी Nb/dt, या 1/C डी Nc/dt, या इसी तरह 1/D dNd/dt। ठीक है ना। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है, और ये मोल्स की फॉर्म में अगर लिखते हैं तब तो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन कंसंट्रेशन की फॉर्म में ये तभी ट्रू है जब वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, फिक्स है, सेम है सारे कंपोनेंट्स के लिए। मतलब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन की फॉर्म में इस तरह, लाइक 1/A इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt, या बी के लिए हम लिख सकते हैं 1/B इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। सिमिलरली सी डी के लिए भी। ठीक है, इस तरह से। तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में कब काम करेगा ये, व्हेन वॉल्यूम इज सेम। मतलब सॉल्यूशन जो है जिसमें ये पड़े हुए हैं कंपोनेंट, वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल, तब ये काम करेगा ऑल्सो कंसंट्रेशन की फॉर्म में। बाकी ये मोल की फॉर्म में तो ऑलवेज ट्रू है। इसी तरह प्रेशर की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और प्रेशर की फॉर्म में कब रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/A माइनस डी Pa/dt, दिस इज 1/B माइनस डी Pb/dt, दिस इज 1/C डी Pc/dt, and this is 1/D d of Pd/dt। अब प्रेशर को मोल से अगर कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट करेंगे, P इक्वल टू N/V इंटू RT, या ऐसे लिख सकते हो N इंटू RT/V। इसका मतलब RT/V का टर्म अगर सेम है चारों कंपोनेंट्स के लिए, तो उस केस में इसी चीज को प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रेशर की फॉर्म में रिलेशन लिख रहे हो कब लिख सकते हो, व्हेन V एंड T आर सेम। ठीक है ना, तब लिख सकते हो इस चीज को प्रेशर की फॉर्म में भी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे सुन लो कि अगर हम रिएक्शन में मान लो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, रिएक्शन में किसी कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में अगर चेंज आ जाएगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी गिवन रिएक्शन के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। रिएक्शन को अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग-अलग बदलता चला जाएगा। लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलेगी रिएक्शन को अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने पर? उसमें इन्वॉल्व जो कंपोनेंट्स हैं, उनके रेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब भी हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करें किसी कोएफ़िशिएंट से, तो ए, बी, सी, डी इनके रेट्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट। इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन का, और बहुत जगह ये रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ में आएगा, क्योंकि हमें एक कंपोनेंट का रेट दिया होता है, दूसरे तीसरे कंपोनेंट का रेट पूछ लिया जाता है। नाउ इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेट लॉ। ठीक है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मान लो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इस तरीके से लिखी है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ सिंपली डिफाइंड है रेट कांस्टेंट इनटू molarity of A to the power some coefficient into molarity of B to the power some coefficient। इस तरीके से अगर इक्वेशन को लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ। और ये रेट लॉ की जो फॉर्म लिखी है, ये सिंपल फॉर्म लिखी है। आगे जाके आप लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी रेट लॉ की देखते हो डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, ए बी जो है दीज आर मोलैरिटी। ये थोड़ा-सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है। स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी जो है दीज़ आर मोलैरिटी, और ये जो पावर आ रहे हैं एन और एम, ये ऑर्डर हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। किसी भी रिएक्शन को देख के हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो हो सकता है ए बी की वैल्यू एन एम के बराबर हो सकता है बराबर ना हो। ठीक है ना? क्योंकि एन एम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, और ए बी जो है दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी रेट लॉ को अगर गैस फेज रिएक्शन है तो प्रेशर की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो, और प्रेशर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो तो रेट को मान लो आर डैश लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू के डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर एन। अच्छा, क्या बच्चों के और के डैश इक्वल लेंगे? बताओ जल्दी। के और के डैश इक्वल नहीं होंगे। सिंपल सा रीजन है कि यूनिटी अलग है, तो इक्वल कैसे लेंगे? क्या आर और आर डैश इक्वल हैं? और आर और आर डैश की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी बिकॉज देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। तो अगर मान लो तुम्हें के और के डैश में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे रिलेशन? के और के डैश में अगर रिलेशन निकालना है तो देखो तरीका, हमें ये पता है कि प्रेशर होता है C इंटू आर टी। ठीक है? और आर डैश की यूनिट है प्रेशर वाली, और आर की यूनिट है कंसंट्रेशन वाली, मोलरिटी वाली। इसका मतलब आर का मतलब है डीपी बाई डी टी, सॉरी आर डैश का मतलब है डीपी बाई डी टी, और आर का मतलब है डीसी बाई डी टी। अब तुमको पता है P इक्वल टू सी आर टी फिक्स है, तो इसको आर टी इंटू डी सी बाई डी टी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आर डैश जो है दिस इज आर टी मल्टीप्लाइड बाई आर, तो आर डैश और आर का ये रिलेशन है। अच्छा, आर डैश और आर का ये रिलेशन है, तो इसको फिट करते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं के और के डैश में क्या रिलेशन आएगा। तो अगर वैल्यू रखें आर डैश और आर की, तो रिलेशन क्या है? आर डैश इक्वल टू आर टी इंटू आर। अब आर डैश की वैल्यू थी के डैश इंटू पी ए टू द पावर एन, पी बी टू द पावर एम, और इधर आर टी इंटू आर की वैल्यू थी के इंटू
concentration of A to the power n into B to the power m। और हमें पता है P क्या है, C इंटू आर टी। तो प्रेशर की वैल्यू रखी जा सकती है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन इंटू आर टी टू द पावर एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एम इंटू आर टी टू द पावर एम। और दूसरी साइड आर टी इंटू के इंटू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम। अब देखोगे तो ये टर्म कटा, ये दोनों साइड हमने कैंसिल कर दिए, और के डैश की वैल्यू चाहिए, तो के डैश इक्वल टू, देखो के आर टी टू द पावर 1 माइनस एन माइनस एम। तो ये के डैश और के में रिलेशन है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना, के डैश की यूनिट जो है वो प्रेशर वाली है, के की यूनिट जो है वो कंसंट्रेशन वाली है, मोलरिटी वाली है। तो इस तरह का कई बार आ जाता है, तो गलतियां हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, राइट। और इसमें ये तो हमने रेट लॉ देख लिया। रेट लॉ के बाद मतलब कुछ बेसिक चीजें और भी हैं, पता है आपको, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती, ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं जिसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब डायरेक्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए, जिसमें ऐसी रिएक्शन होती है एलिमेंट्री। और अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, डायरेक्ट रिएक्टेंट के कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर का हर स्टेप काम करता है एक एलिमेंट्री स्टेप की तरह। कॉम्प्लेक्स के अंदर का हर स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप की तरह काम करता है, ठीक है ना। और सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का है, वो रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है, इसको हम बोलते हैं आरडीएस। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आरडीएस का नोटेशन आता है, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज आरडीएस। और कॉम्प्लेक्स के अंदर की हर रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह वर्क करती है। तो ये तो एक पॉइंट है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। इसी तरह एक पॉइंट और भी है, दैट इज मॉलिक्युलरिटी, और दूसरा पॉइंट है ऑर्डर। देखो मॉलिक्युलरिटी क्या चीज होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, तो जितने मिनिमम मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट के साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट नंबर इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। मिनिमम जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट नंबर इज मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी की केवल 1, 2 या 3 वैल्यू हो सकती है, कोई अदर वैल्यू मॉलिक्युलरिटी की पॉसिबल नहीं है। 1 है अगर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, तो रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में भाई रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल स्टेप में, तो सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्युलरिटी को। एलिमेंट्री रिएक्शन में सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स के केस में, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती।
हाँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर के क्योंकि स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो एलिमेंट्री हैं, तो उनकी मॉलिक्युलरिटी लिखी जा सकती है, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती। नाउ इसी तरह बात करें कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम लोगों ने देखा है कि रेट लॉ में जो पावर आती है कंपोनेंट्स की वो रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर, और ऑर्डर की वैल्यू किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में भाई इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। बट ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी नेगेटिव नहीं आता। किसी भी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, इंटीजर या फ्रैक्शन हो सकता है, ओवरऑल कभी नेगेटिव नहीं आता। ऑर्डर क्या बताता है वैसे? ऑर्डर ये बताता है कि किसी की कंसंट्रेशन या प्रेशर को हम चेंज करेंगे तो रेट लॉ पर उसका कितना मतलब रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको बताता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या बताता है? किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज करने पर रिएक्शन के रेट पर उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो हमको बताता है ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट? जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ये वैसे जेईई एडवांस का ही है 2019 का, कि किस तरीके से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, रेट लॉ फाइंड करते हैं और उसकी मदद से रिएक्शन का रेट निकालते हैं। अब देखो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको बहुत बार दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा में अलग-अलग एक्सपेरिमेंट है कि क्या कंसंट्रेशन हम रख रहे हैं रिएक्टेंट्स की और करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है। ठीक है ना? रिएक्शन हमें ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट दी गई है और हमें पूछा गया है कि अगर ये कंसंट्रेशंस ली जाएँ रिएक्टेंट्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये वैल्यू है, इसमें y क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन मान लो लिख रहे हो, तो जनरल ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, A टू द पावर सपोज n 1, B टू द पावर n 2 एंड C टू द पावर n 3। ये हमने जनरल एक लिख लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में ऑब्जर्व करके ही केवल बता सकते हो। 1 से 2 में ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, सी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, बी की कंसंट्रेशन हो रही है डबल। अच्छा, बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है लेकिन रेट पे क्या कोई फर्क आ रहा है? रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? ज़ीरो। इसका मतलब बी का टर्म रेट लॉ में नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अगर ज़ीरो होगा तो टर्म रेट लॉ में नहीं है। तो बी हम बदलेंगे भी तो कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही हम चूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3। 1, 3 अगर चूज़ करो तो देखो ए सेम बना हुआ है, बी सेम बना हुआ है, सी क्या हो रहा है? डबल। अच्छा, सी डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है? रेट देखो, रेट भी इस केस में डबल हो रहा है। पावर बराबर करके चेक करोगे, रेट भी डबल हो रहा है। इसका मतलब सी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, तो सी की पावर में क्या आना चाहिए? सी की पावर में 1 होना चाहिए। तो सी की पावर में अगर 1 होना चाहिए तो n3 की वैल्यू क्या है? 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई एक रिएक्टेंट वेरी कर रहा हो, बाकी फिक्स हो। ऐसे ही चेक कर लेते हैं, मान लो ए बच रहा है, तो ए में देखो एक्सपेरिमेंट अगर हम सेलेक्ट कर लें 1 से 4, तो 1 से 4 में हमें दिख रहा है कि ए की कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स हो रही है, बी में कोई चेंज नहीं है, सी में भी कोई चेंज नहीं है, और इधर देखो ये भी 1.5 टाइम्स ही हो रहा है रेट। इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन 1.5 टाइम करने पर रेट भी 1.5 टाइम हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1। तो इफेक्टिव रेट लॉ डायरेक्ट बोल सकते हो के इंटू ए इंटू सी, ये इफेक्टिव रेट लॉ है। ठीक। अब इफेक्टिव रेट लॉ ये है, तो हमें एक तो के की वैल्यू चाहिए, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट एक रख दो, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। मान लो फर्स्ट रख देते हैं, तो फर्स्ट में रेट है 6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, ए की वैल्यू है 0.2, सी की वैल्यू है 0.1।
ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से ऑब्जर्व हो रही है 3 × 10⁻³ अब k आ गया तो फाइनली जो हमसे पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हमारे पास है, फाइनल A की कंसंट्रेशन 0.15 है, C की भी 0.15 है, तो मल्टीप्लाई करें अगर, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है अपना 6.75 इंटू 10⁻⁻5, 6.75 इंटू 10⁻⁻5, और दिया है हमको ये y इंटू 10⁻⁻5 की फॉर्म में। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6.75। अच्छा, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट अगर देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत बार डेटा इस फॉर्म में दिया जाता है, टेबल की फॉर्म में या लैंग्वेज की फॉर्म में दिया होता है, जहां से तुम ये ऑब्जर्व करके रेट लॉ निकालते हो, के निकालते हो, या कुछ भी अदर पूछा जा रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक बात कर ली कि अभी रेट लॉ क्या है यहाँ तक ना। इसके बाद एक जरूरी चीज और भी है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या चीज होता है? देखो, अभी जो रेट लॉ देखा था उसको बोला जाता है ऑल्सो डिफरेंशियल रेट लॉ। और डिफरेंशियल रेट लॉ बिकॉज वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे nth ऑर्डर के लिए लिखें तो r इक्वल टू k a⁴n, हमने ये रेट लॉ लिखा। तो अगर इक्वेशन मान लो a से प्रोडक्ट है, रेट कांस्टेंट k है, तो r की वैल्यू a के टर्म्स में माइनस dA/dt लिखोगे, या p के टर्म्स में dP/dt लिखोगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसी को अगर इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लो तो दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अगर हम nth ऑर्डर की बात करें तो nth ऑर्डर के लिए यही इक्वेशन जब इंटीग्रेट करोगे तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म इस तरह से है कि टी इक्वल टू 1/n-1 ब्रैकेट 1/at⁴n-1 माइनस 1/a0⁴n-1। यहाँ पे ए नॉट रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है टी इक्वल टू 0 पे, और एटी जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है किसी टाइम टी पर। एन रिएक्शन का ऑर्डर है, टी टाइम है, और के जो है दैट इज रेट कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट n इक्वल टू 1 पे तो वैलिड नहीं है, बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी। यहीं पे एक टर्म और आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुनना, बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाफ लाइफ होता है जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब 50% लिमिटिंग रिएक्टेंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। जब 50% लिमिटिंग रिएक्शन रिएक्ट कर लेता है तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान रखना। और कोई रिएक्टेंट एक ही है तो भाई वही हो गया लिमिटेड, है ना। अच्छा, हाफ लाइफ अगर निकालना है तो यहाँ टी की वैल्यू टी हाफ रखोगे, हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बचेगा कितना रिएक्टेंट, आधा रिएक्ट कर चुका है तो आधा ही तो बचेगा। तो ये इसमें डालोगे तो हाफ लाइफ आ जाएगा। तो हाफ लाइफ का nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लाइफ इज 2⁻n-1 अपॉन n-1 k a0⁻n-1। दिस इज हाफ लाइफ। तो ऑब्वियसली ये भी n=1 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं सारी चीजें। nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है, nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है,
इसी में बहुत बार तुम्हारी ये इक्वेशन यूज होती है, हाफ लाइफ का अगर गिवन ऑर्डर के लिए रेशियो ले लो दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू ए नॉट 1 अपॉन ए नॉट 2 टू द पावर 1 माइनस एन। दिस इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ मेथड। इसकी मदद से हम कई बार ऑर्डर निकालते हैं, वेरिएशन ऑफ हाफ लाइफ विद ए नॉट, तो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से nth ऑर्डर में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और कई बार आ जाती है, जैसे मान लो एक्सप्रेशन हमने ए टू प्रोडक्ट लिया था, अब ए में अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो तो क्या चेंज होगा? तो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन में के की जगह के मल्टीप्लाई बाई ए आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ध्यान रखना है इसको। कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, चाहे हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है चाहे सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सब में के की जगह के मल्टीप्लाई बाई ए आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, गड़बड़ होती है बहुत। एक छोटा सा पॉइंट और भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो रिएक्शन ये है, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का के है, तो के मल्टीप्लाई बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के ए से। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। के है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह के मल्टीप्लाई बाई बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम के बी से रिप्रेजेंट करते हैं रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। कई बार यूज आ जाता है इन चीजों का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर नोटिस करें तो मान लो ए टू पी टाइप की रिएक्शन है, तो एक रिजल्ट है, ध्यान रखो कि रिएक्शन विद ऑर्डर लेस देन इक्वल टू, सॉरी, रिएक्शन विद ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। मतलब 1 या इससे ऊपर ऑर्डर की रिएक्शन ए टू पी टाइप जो है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो आइडिया लगा इस चीज का? अब यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करके कैलकुलेशन की जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मतलब लेता हूँ जरा इसी बेसिक पर। जैसे देखो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका है, वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली मैच कराएंगे कि क्या एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो इसमें हमें एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू एल्फा सी अपॉन 1 प्लस बीटा सी। एल्फा बीटा कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है टाइम टी पर। तो हाफ लाइफ पूछी है। तो अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब तो हमें पता है कि टी की वैल्यू अगर टी हाफ होगी तो कंसंट्रेशन इनिशियली मान लो सी नॉट है, तो सी की वैल्यू सी नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें बस वो चीज चेक करनी है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम कंसंट्रेशन वाले टर्म सेम साइड ले आते हैं। तो कंसंट्रेशन वाले टर्म सेम साइड ले आए तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा सी बाई सी इक्वल टू एल्फा डी टी। इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। अब टाइम को 0 से टी हाफ कर लो, क्योंकि हमें टी हाफ ही चाहिए, और कंसंट्रेशन सी नॉट से फिर वेरी करेगी सी नॉट बाई 2। तो ये बनेगा इस तरीके से, 1 बाई सी प्लस बीटा इंटू डी सी इक्वल टू एल्फा टी हाफ, और इधर लिमिट सी नॉट से सी नॉट बाई 2 है। इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो फर्स्ट टर्म बनेगा एल एन सी का, सेकेंड टर्म बनेगा
बीटा सी का, तो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये टी हाफ आ जाएगा। दिस इज 1/अल्फा ln2, लिमिट डालोगे तब, प्लस बीटा सी नॉट बाई 2। तो हमें बस बेसिक डेफिनेशन पे टिके रहना है, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो हम इजिली निकाल लेंगे। क्लियर है nth ऑर्डर का पॉइंट? ना इसके बाद भाई देखो, फर्स्ट ऑर्डर पे वैलिड nth ऑर्डर नहीं था, और फर्स्ट ऑर्डर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट ऑर्डर वाला पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा पिक करते हैं। तो कुछ जरूरी एक्सप्रेशंस, काम की चीजें ये देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर की वैसे जनरल तो बात कर ही लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो कि पहली चीज की रेट एक्सप्रेशन जो आएगा R=KA आएगा। ये हम लिख रहे हैं रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट टाइप के लिए। तो ध्यान देना, रेट और ए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन हमें ऐसे मिलता है KT=ln A0/AT। इंटीग्रेट कर लोगे, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और यहीं से हमें दिखता है कि कंसंट्रेशन AT वेरी कर रही है एक्सपोनेंशियली, AT=A0 e⁻ और हाफ लाइफ एक्सप्रेशन भी T हाफ ln2/K। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? और अगर डिग्री के टर्म्स में लिखें तो वो भी कई बार यूज आ जाता है। तो AT को हम डिग्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं A01 - अल्फा। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि KT=ln1/1 - अल्फा। ये एक्सप्रेशन भी याद रखना, काफी काम का है। और हाफ लाइफ के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन और है, जैसे AT की वैल्यू A0 ½ T/T हाफ ऐसे भी लिखा जा सकता है। T यहाँ टोटल टाइम है और T हाफ है एक हाफ लाइफ का टाइम। तो ये एक्सप्रेशन भी काम का है, AT=A0 ½ T/T हाफ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, बेसिक सा क्वेश्चन, जरा चेक करते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। देखो जैसे एक्सप्रेशन, मतलब क्वेश्चन ये दिख रहा है स्क्रीन पर। अब इसमें हमसे ही बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, और रिएक्शन जो है वो इस तरीके से चल रही है, मतलब A से बन रहा है NB। B गैस है, A गैस है, और रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे हो रही है। इसका क्या मतलब? भाई टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, तो प्रेशर को जस्ट लाइक हम मोल ट्रीट कर सकते हैं। और इनिशियल प्रेशर हमें T=0 पे दिया है P0, और टोटल प्रेशर पूछा है सिस्टम का आफ्टर टाइम T। तो टाइम T पर मान लो इसमें से कुछ कम हो गया है x, तो प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्री के हिसाब से NX बनेगा। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है K, और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो भाई ये तो लिख ही सकते हो ना, KT=ln P0/P0 - x। P0 - x एक तरीके से AT है, तो P0 - x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है, ये हमें आ जाएगी P0 e⁻ तो ये P0 - x की वैल्यू है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ x, मतलब यहाँ से x निकालोगे अगर, तो x भी निकाल ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा P0 1 - e⁻ हमसे टोटल प्रेशर पूछा है भाई, तो P टोटल क्या होगा? P0 - x
प्लस एन एक्स। तो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू लिखी है पी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, और एक्स हमारे पास है तो एन एक्स निकाल लें, तो एन पी नॉट ई एन पी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो पी नॉट कॉमन दिख रहा है, तो एक्सप्रेशन अपना बन जाएगा इस तरीके से। ई टू द पावर माइनस के टी प्लस एन माइनस एन ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो ये बन गया पी नॉट, और इधर आ गया एन। ब्रैकेट में अगर देखें तो ई टू द पावर माइनस के टी को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन ई टू द पावर माइनस के टी। इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन हमें दिख जाएगा। देखो, पी टोटल की ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ऑप्शन दिए हैं तो जाना ही वैसे ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है इसमें? एन प्लस वन माइनस एन, पहले वाले में आ रहा है एन प्लस वन माइनस एन, तो ये करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। चलो एक और जरा चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर ही क्वेश्चन। ये देखो, जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ ऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए मैकेनिज्म की, कि हमको ये दिया है कि ब्रोमाइड है और इस पर NaOH हमने डाला, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया Br का। अब इसका मतलब ये रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? टर्शरी। तो टर्शरी पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है? SN1। तो इसका मतलब यहां से हमें खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो है। अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब RDS जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? 1। ठीक है, RDS में कितने इन्वॉल्व है? 1। तो रेट लॉ इसके लिए तुमको पता है कि रेट लॉ R इक्वल टू K इंटू जो एल्काइल हैलाइड है, लाइक CH3 होल थ्राइस इंटू CBr। यही तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या है भाई? 1। और ऑर्डर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग हमको जज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है भाई, तो अगर इसी एक्सप्रेशन में देखें तो भाई देखो, अलग अलग हमें ग्राफ दिए हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो ग्राफ हमको आइडेंटिफाई करने। पहला ग्राफ टी हाफ वर्सेस पी नॉट है, दूसरा इनिशियल रेट वर्सेस पी नॉट है। तो अगर टी हाफ वर्सेस पी नॉट देखोगे तो ये तो पता ही है कि भाई पी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को पी नॉट बोल रहे हैं, कि टी हाफ की वैल्यू ln2/k आती है, मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को अगर ड्रॉ करोगे पी नॉट के अगेंस्ट तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है। दूसरा इनिशियल रेट वर्सेस पी नॉट, तो भाई R इक्वल टू K इंटू पी लिखोगे एक्सप्रेशन, और मान लो पी नॉट चेंज करते जाओ, पी चेंज करते जाओ, तो रेट भी तो चेंज होगा उसी के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल लाइन जाएगी। तीसरा है Q/P0। अच्छा, Q जो है वो प्रोडक्ट है, अगर हम देखें तो यहाँ Q प्रोडक्ट है, P रिएक्टेंट है। तो अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि t इक्वल टू 0 पे मान लो ये P0 था, टाइम t पर इसमें से x चला गया,
तो प्रोडक्ट बनेगा x। तो इसका मतलब Q बाई पी नॉट की जो हमसे बात की जा रही वो बेसिकली x अपॉन पी नॉट है ना। और x अपॉन पी नॉट है तो एक्सप्रेशन तो हमको पता है एक्सपोनेंशियल का कि पी नॉट माइनस एक्स जो पी टी है, ये पी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी होता है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी पी नॉट 1 - ई टू द पावर माइनस के टी। तो x अपॉन पी नॉट कितना आएगा? x अपॉन पी नॉट आएगा 1 - ई टू द पावर माइनस के टी। अब 1 - ई टू द पावर माइनस के टी, इसका मतलब ये वाला अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमको ऐसा दिखेगा। भाई जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ई टू द पावर माइनस के टी, मतलब 1 - ई टू द पावर माइनस के टी 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अभी फिलहाल ग्राफ तो दिख नहीं रहा वैसा, तो ये तो गड़बड़ है मामला यहाँ भी। अच्छा, चौथा ln p बाई पी नॉट है। p का मतलब पी नॉट माइनस एक्स है। तो हमें पता है कि भाई एक्सप्रेशन अपना ये आता है के टी इक्वल टू ln पी नॉट बाई पी। तो माइनस लगा देंगे तो ln p बाई पी नॉट की वैल्यू माइनस के टी आएगी। इसका मतलब ln p बाई पी नॉट वर्सेस t ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ जाएगा। और इस तरह का ग्राफ जाएगा तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी रॉन्ग। तो ये जेई का 2020 का क्वेश्चन है। आप देखो कि केवल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें वहां से निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ मैकेनिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद हम कोई कैलकुलेशन वगैरह कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन पे और अप्लाई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है, और इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, सब इम्पोर्टेंट है ये सब, कि रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और ये 2b प्लस सी आ रहा है यहाँ से। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 180 ग्राम वाटर है, और 180 ग्राम वाटर में हमने ए को डिसॉल्व किया। 180 ग्राम वाटर में हमने ए को डिसॉल्व किया, और ए को अगर डिसॉल्व किया तो ए डिकम्पोज होके बीसी दे रहे हैं, और ए एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज कर रहा है जैसे जैसे डिकम्पोज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में 1 मोल ए का है, टी इक्वल टू 0 पे, और हमें बोला है 12 आवर पर प्रेशर 20 है, और 24 आवर पर प्रेशर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो किसी टाइम टी इक्वल टू अगर हम 12 पर बात करें, तो हमने मान लिया इसमें से x चला गया, तो ये 2x और x बनेंगे। सी और बी और सी भी नॉन वोलेटाइल है। टी इक्वल टू 24 पर सपोज इसमें से y चला गया, तो ये 2y और y बन जाएंगे, राइट। तो हमें प्रेशर की वैल्यू 20 mm दी है, और प्योर वाटर का 24 दिया है। तो ये थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशन के साथ भी अटैच है क्वेश्चन। एक्सप्रेशन याद करो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट करते थे तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता था, ठीक है ना, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। और अगर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी कर दें तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट, इफेक्टिव मोल, अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ध्यान देना, ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं है। हमने नीचे अगर पी नॉट लिया होता तो रिलेटिव लोवरिंग होता, नीचे पी नॉट नहीं है, पी है। तो सॉल्व करके एक्सप्रेशन ये सिंपल रेशियो में दिखेगा तुम्हें। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितने दिख रहे हैं? 1 + 2x,
मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने दिख रहे हैं? 180 ग्राम वाटर था, मतलब 10। और तुम देखो पी नॉट की वैल्यू 24, पी की वैल्यू 20, तो अपॉन 20, तो 1/5। इसका मतलब 1 + 2x जो है वो 2 के बराबर दिख रहा है। तो x की वैल्यू 1/2 नजर आ रही। x की वैल्यू 1/2 का मतलब हो गया t इक्वल टू 24, सॉरी, t इक्वल टू जो 12 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ लाइफ को। अच्छा, अगर आपको नोटिस है कि t इक्वल टू, मतलब हाफ लाइफ की जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर में 75% का टाइम डबल ऑफ हाफ लाइफ होता है, तो 24 जो है वो 2 × t हाफ के बराबर है, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये t.75 है। इसका मतलब इतने टाइम में 75% रिएक्शन होगी, और 75% रिएक्शन होगी तो y की वैल्यू 0.75 के बराबर होनी चाहिए। सीधा सीधा मिल रहा है। और y 0.75 मिल रहा है तो वेपर प्रेशर पूछा है। तो अगर हम लिखते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे 1 + 2y, और 1 + 2y मतलब 2.5, और सॉल्वेंट के मोल तो हैं 10। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 10। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके निकालें तो ये वैल्यू आ रही 4, तो अपने पास बन जाएगा 24 × 4 माइनस 4p इक्वल टू p। इसका मतलब p की वैल्यू 24 × 4 अपॉन 5 आ जाएगी, और 24 × 4 अपॉन 5, तो चेक कर लो कितनी हो रही वैल्यू। तो ये 19.2 आ रही। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर हमें मिल रहा है वो 19.2 मिलेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कनेक्ट किया जा सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन के साथ या किसी अदर चैप्टर के साथ। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट में इतनी क्लियरिटी हो कि कुछ भी हो हम उसके साथ कनेक्ट कर लें सारी चीजें। राइट नाउ, अब नेक्स्ट हम लोग एक अगला पॉइंट कवर करते हैं और फिर क्वेश्चंस अच्छे वाले कई सारे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, जीरो ऑर्डर n इक्वल टू 0 डालोगे एक्सप्रेशन में nth ऑर्डर के 0 ऑर्डर आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर n इक्वल टू 2 डालोगे सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो A2 प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन हो, तब तो अपने एक्सप्रेशन में n इक्वल टू 2 डालो, काम बन जाएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर A + B इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है और ए बी दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 1, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है R इक्वल टू के ए बी, तब एक्सप्रेशन क्या होगा? तब एक्सप्रेशन वैसे इंटीग्रेट करके आएगा, आपको याद होना चाहिए, ये है के टी इक्वल टू, अच्छा इसमें एक चीज और, कि इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी ए नॉट एंड बी नॉट ले रहे हैं टी इक्वल टू 0 पे। अगर इनिशियल सेम ले लेंगे कंसंट्रेशन तो इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा, दोनों सेम ही दिखेंगे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रखते हैं ए बी की। तो फर्स्ट और सेकंड केस दोनों सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट एंड बी नॉट है। तो एक्सप्रेशन इस तरह का आता है, ध्यान भी कर लेना, के टी इक्वल टू 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी नॉट अपॉन बी नॉट माइनस एक्स। ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, इसको लर्न कर लो। मतलब कभी कोई केस फंस जाए या स्यूडो ऑर्डर वगैरह की कैलकुलेशन में, ये यूज में आ जाता है कई बार, तो इस चीज को ध्यान रखना है।
कि सेकेंड ऑर्डर में दो पॉसिबिलिटी है, अगर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट टाइप की है या इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है तो nth ऑर्डर में n की वैल्यू 2 रखोगे, सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। या अगर इस फॉर्म की नहीं है, इस फॉर्म की है ए प्लस बी से प्रोडक्ट जहां ए बी की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो हम रिएक्शन को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इसका एक्सप्रेशन ये है KT इक्वल टू 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट ln a नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी नॉट अपॉन बी नॉट माइनस एक्स। ध्यान रखना इसको। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समराइज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि अगर एक्चुअल ऑर्डर और ऑब्जर्व्ड ऑर्डर डिफरेंट हो, एक्चुअल ऑर्डर और ऑब्जर्व्ड ऑर्डर अगर रिएक्शन का डिफरेंट हो तो इसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं तो जैसे मान लो कि कब कब हो सकती है स्यूडो ऑर्डर, तो रिएक्शन एक ए प्लस बी से प्रोडक्ट है। अब इसका ऑर्डर है आर इक्वल टू के ए टू द पावर n1 बी टू द पावर n2। ये रेट लॉ है, ऑर्डर n1 n2 है। तो ये कब कब हो सकती है स्यूडो ऑर्डर, तो अभी हमें दिख रहा है कि एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर है इसका n1 प्लस n2। अब कोई ऐसी कंडीशन हो कि b जो है वो कांस्टेंट दिखे। कब कांस्टेंट दिख सकता है, मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, लार्ज, तब दिख सकता है। या b कोई कैटलिस्ट हो, या b रिएक्टेंट है साथ में b कोई सॉल्वेंट भी हो। सॉल्वेंट है तो भी एक्सेस में होगा। तो ऐसे केस में बी की कंसंट्रेशन में चेंजेस इनसिग्निफिकेंट होंगे टाइम के साथ, और बी हमें कांस्टेंट नजर आएगा। और कांस्टेंट नजर आएगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर इक्वल टू के डैश ए टू द पावर n1। यहाँ जो के डैश है वो के इंटू बी टू द पावर n2 है। के डैश जो है के इंटू बी टू द पावर n2 है। अब ऐसी रिएक्शन को, क्योंकि ऑब्जर्व्ड ऑर्डर अगर देखो तो वो दिख रहा है हमें n1, एक्चुअल ऑर्डर था n1 प्लस n2, तो ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो स्यूडो ऑर्डर का यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आज भी चुके हैं पहले, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक दो कुछ क्वेश्चन और ले लिए जाए अच्छे। जैसे देखो एक ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 21 में। अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन तो हमको दी जा रही है 2x प्लस वाई से प्रोडक्ट, और एक्सप्रेशन जो है वो dp बाई डी टी इक्वल टू के एक्स है। तो dp बाई डी टी कुल मिला के r हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू एक्स के बराबर, मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। तो पूछ रहे हैं जब 2 मोल एक्स के 1 मोल वाई के साथ हम मिक्स करें, मतलब टी इक्वल टू 0 पे 2 मोल इसके हैं, 1 मोल इसके हैं, तो टी इक्वल टू 50 पर बोलना है 0.5 मोल वाई के बचते। अब भाई अगर इसके 0.5 बचेंगे मतलब आधे रिएक्ट कर गए, 0.5 रिएक्ट कर गए, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से इसके 1 बचेंगे। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये तो दिख ही रहा है कि हाफ लाइफ रिएक्शन की कितनी है, 50 सेकेंड्स में आधा हो जा रहा है। 50 सेकेंड्स में क्या हो जा रहा है, आधा। अब 50 सेकेंड में अगर आधा हो जा रहा है तो टी हाफ की वैल्यू तो 50 दिख रही है ना ऑब्जर्वेशन से। अब जैसे पहला पूछा है हमसे, मतलब बी ऑप्शन तो दिख ही गया। तो फर्स्ट पूछा है रेट कांस्टेंट के। अब देखो आर इक्वल टू के इंटू एक्स लिखा है, अब इस एक्स को अगर तुम
मतलब रेट लॉ को एक्स के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखोगे। और तुम्हें दिख रहा है कि ये सेम वैसा ही है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के टाइप, बट के की जगह के इंटू टू आ जाएगा ना, और के इंटू टू आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से अगर इंटीग्रेट भी करोगे तो ये बनेगा 2k इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स। तो हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो एल एन टू बाई टू के आएगी कि नहीं? हाफ लाइफ की ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम के चेक करें तो एल एन टू तो 0.693 होता है अपॉन टू के, मतलब 2 इंटू 50। तो हमें दिख रहा है ये कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला डबल आ रहा है इसका, तो पहला एक्सप्रेशन तो गलत ही हो गया। फिर t इक्वल टू 50 पे dx बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, माइनस डी एक्स बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ एक्स, माइनस डी एक्स बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ एक्स। तो ये 2 इंटू के इंटू एक्स आएगा कि नहीं? और t इक्वल टू 50 पर जो x की वैल्यू है वो तो है 1, तो अगर ये डाल दें k की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होके 13.86 इंटू 10⁻³ क्लियर है पॉइंट ये? अच्छा, फिर t इक्वल टू 100 पर y का ऐसे एक्सप्रेशन पूछा है, तो y के लिए अगर ये एक्सप्रेशन पूछा है तो तुम देखो रिएक्शन का रेट माइनस डी वाई बाई डी टी है कि नहीं? तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा है t इक्वल टू 100 पर। अब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन याद है, t इक्वल टू 100 हाफ लाइफ का डबल है कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें कितनी रिएक्शन हो जाएगी? 75% रिएक्शन हो जाएगी। और 75% रिएक्शन हो जाएगी तो कितना बचेगा? x और y बचेगा 0.25 और x बचेगा 0.5। 75% रिएक्शन हो जाएगी, और x अगर 0.5 बचेगा तो ये वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है रेट की रिएक्शन के। तो रेट की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x, दैट इज 0.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना आ जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ तो ये सी डी, ये भी आंसर हो गए। तो कुल मिला के फर्स्ट ऑर्डर का ही एप्लीकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हमको अप्रोच कर लेना है इसमें। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई 2019 का है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत थी कि ये कोफिशिएंट जो है एक्स का वो 1 नहीं है, और रेट लॉ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो के की जगह के मल्टीप्लाई बाई दैट कोफिशिएंट आएगा। इस क्वेश्चन में भी अगर नोटिस करोगे तो N2O5 का कोफिशिएंट रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, जेई में पूछा जा रहा है ऑलरेडी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक हमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी है, क्लोज वेसल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। इनिशियल प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब प्रेशर और मोल प्रोपोर्शनल है। आफ्टर दिस सेकेंड प्रेशर इनसाइड सिलेंडर 1.45 है। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का दिया है
तो हमें आइडियल बिहेवियर गैस का मानते हुए ये y की वैल्यू निकालनी। ठीक है? तो है तो सिंपल, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो उनको अवॉइड करना है, बचाना है। तो इसको नोटिस कर लो, एग्ज़ाम में इस तरह का दिख सकता है। N2O5 डिकम्पोज़ हो रहा है N2O4 में एंड O2 गैस में। अच्छा, T इक्वल टू 0 पर प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम है और टाइम T इक्वल टू y इंटू 10⁻³ पर हमने मान लिया कि इसमें से प्रेशर 2p कम हो गया। 2p एक्चुअल में इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें इंटीग्रल फॉर्म में नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं इसको। अदरवाइज़ इसको p लिखेंगे तो यहाँ p लिखेंगे, यहाँ p/2 लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है? बस इतना ही मतलब है। तो 2p रिएक्ट किया तो ये 2p बनेगा और ये p बनेगा। और टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें दी जा रही है 1.45 और यहाँ से चेक करें तो ये 1 प्लस p के बराबर है। इसका मतलब p जो है वो 0.45 है। प्रेशर P जो है वो 0.45 एटीएम है। रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो देखो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है कि तो इंटीग्रेटेड में KT इक्वल टू ln 1/1 माइनस 2p आएगा या K की जगह 2K लिखें। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन में ये आएगा 2K। इसका ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, 2K लिखें तो वैल्यू डालना है 2 इंटू K है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T की वैल्यू y इंटू 10⁻³ है इक्वल टू ln 1/1 माइनस 2 इंटू 0.45 मतलब 0.9। तो ये आ रहा है ln 10। इधर अगर देखें तो 5 इंटू 2 ये बन रहा है 10, तो ये 10⁻³ ये पूरा जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? सीधे सीधे आ गई ln 10। अब कई लोग जल्दी में ln 10 को 1 लिख जाते हैं, तो भाई ध्यान रखना ln 10 की वैल्यू कितनी है? 2.303। ठीक है? और 2.303, तो जेई ने इसका जो आंसर दे रखा है वो आंसर दिया हुआ है 2.30 से 2.31 इस रेंज में। तो ये अपना ln 10 जो जा रहा है ये इसी रेंज में है वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी है, बट गलती वाला पॉइंट अपना ये है, इसको नोटिस कर लो। जरा एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखो जेई 2018 में आया है। अगर नोटिस करोगे तो लगातार तुम्हें क्वेश्चन दिखते जा रहे हैं 18, 19, 20, 21, है ना, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन हमारी ए से 2b प्लस सी है, गैस फेज रिएक्शन है। कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे कराने का मतलब P प्रोपोर्शनल टू मोल है, बस इतना ही। T इक्वल टू 0 पे प्रेशर है P0, ठीक है, और टाइम T पर टोटल प्रेशर है PT। तो इनिशियली ए प्रेजेंट है तो ए का प्रेशर ही P0 होगा। T पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो P0 में से मान लो P चला गया तो ये 2P और ये P बनेगा। तो टाइम T पर टोटल प्रेशर PT दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब P0 प्लस 2P। और सम ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब P0 प्लस 2P, ये P की वैल्यू है। तो हमें बोला जा रहा है कि इनिशियली ये था और कंसंट्रेशन ए की इनिशियली A0 है। T1/3 टाइम है जब ए का प्रेशर 1/3 हो जाता है इनिशियल वैल्यू का। तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक भाई। तो पहला ए और सी तो मिलते जुलते लग रहे हैं, तो इनको पहले चेक करते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? रेट कांस्टेंट अगर के है तो के टी इक्वल टू ln P0 अपॉन P0 माइनस P लिखेंगे। और
पी की वैल्यू अगर पीटी के टर्म्स में डालें तो पीटी माइनस पी नॉट बाई टू, ये पी की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा एल एन, पी की जगह पीटी माइनस पी नॉट डालना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट बाई टू, तो ये टू ऊपर ले लेते हैं। तो ये आ गया एल एन टू पी नॉट अपॉन थ्री पी नॉट माइनस पी टी, ये के टी की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि अगर एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी को टाइम के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये ऑप्शन तो मैच हो रहा है। अब अगर एल एन पी नॉट माइनस पी टी को ड्रॉ करते हैं तब यहाँ पे एक समस्या है कि पीटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको भी समझ लो ध्यान से। पीटी भाई अगर ये पूरा रिएक्ट कर जाता है तो ये टू पी नॉट और ये पी नॉट बनेगा, ठीक है। तो पीटी की मैक्सिमम वैल्यू थ्री पी नॉट हो सकती है, ठीक। तो अगर ये टी पी की मतलब टी की वैल्यू मान लो टू पी नॉट ही हो गई पीटी की वैल्यू, तो भी ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं इधर। तो इसका मतलब ये डिफाइंड हो ही नहीं पाएगा प्रॉपर, क्योंकि पीटी की वैल्यू तो 0 से 3p नॉट तक वेरी कर रही है, इसलिए एक्सप्रेशन वैसे ही गलत आ रहा है। अच्छा इधर ये चेक करते हैं, देखो t1/3 वो टाइम है जिसमें वन थर्ड रिएक्ट कर रहा है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में, ध्यान सुनना रिजल्ट, फर्स्ट ऑर्डर में किसी भी फिक्स परसेंटेज को होने में लगने वाला टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। इसका मतलब t1/2, t1/3, t1/4 या कोई भी टाइम निकालते हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया सीधे सीधे। इस चीज को ध्यान कर लो, किसी भी फिक्स परसेंटेज को लगने वाला टाइम फर्स्ट ऑर्डर के केस में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। लास्ट डी चेक करते हैं, डी रेट कांस्टेंट वर्सेस ए नॉट। अब भाई रेट कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे, या कैटलिस्ट डालोगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये तो वैसे अगर देखोगे तो रेट कांस्टेंट तो फिक्स ही है ना, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वैल्यू स्ट्रेट लाइन जाएगी जैसे दिख रही है। क्लियर है। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में ध्यान रखना था, गड़बड़ हो सकती है। ये गड़बड़ इसलिए जा रहा है क्योंकि पीटी की जो रेंज है वो 0 से लेके 3p नॉट तक की है, तो एक्सप्रेशन गड़बड़ हो जाएगा उसमें। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन और चेक करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि जेई एडवांस में दो कॉन्सेप्ट मिला के बहुत पूछा जाता है, तो ये भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि भाई ए जो है वो डिकम्पोज हो रहा है बी एंड सी में। ए जो है वो बी एंड सी में डिकम्पोज हो रहा है। अब बी सी में डिकम्पोज हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो कर रहा है। अब प्योर ए से स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट के बाद पिनहोल एक डेवलप हो जाता है कंटेनर में, और पिनहोल डेवलप हो जाता है तो गैसेस बाहर आने लगती हैं, और गैसेस अगर बाहर आ रही हैं तो बाहर निकलने वाली गैसेस में ए बी का जो रेशियो है वो 1:2 का है, जो डिफ्यूजन हो रहा है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा गया है, भाई इतना दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया कि इसके अंदर n नॉट नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के केवल, और इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो t इक्वल टू 10 तक n नॉट में से x डिकम्पोज हो गए, तो ये 2x और ये x बनेंगे।
अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, तुम्हें पता है कि अगर RA बाई RB लिखोगे तो ये NA बाई NB कंटेनर के अंदर जो मोल रेशियो है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास MB बाई MA लिखोगे कि नहीं? तो NA बाई NB कंटेनर के अंदर देखो तो N0 माइनस एक्स अपॉन 2x है रेशियो। MB बाई MA मोलर मास का रेशियो क्या है B और A का? 4/16 और दिस इज इक्वल टू RA बाई RB और RA बाई RB ये क्या दिया है 1:2। RA बाई RB ये 1:2 दिया है। तो ये भी देखो इधर N0 माइनस एक्स अंदर से भी 2 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 4x। तो कुल मिला के 2 कटा तो 2x इक्वल टू N0 माइनस एक्स दिख रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई N0/3 और x की वैल्यू N0/3। तो हमें k पूछा है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन डालें तो KT इक्वल टू LN N0 अपॉन N0 माइनस एक्स रखेंगे। तो N0 अपॉन N0 माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा LN 3N0 अपॉन नीचे 2N0। तो LN 3/2 बन रहा है और LN 3/2 बन रहा है तो सिंप्लीफाई करें अगर तो K की वैल्यू 0.04 आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अगर मैं एक बार समराइज करूं चीजें, तो ये तो खैर अलग क्वेश्चन था डिफ्यूजन और कॉन्सेप्ट को मिला के। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है किस पर है? फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं? सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, उस पे क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है किस पर है? फर्स्ट ऑर्डर। इसके पहले ये 21 वाला क्वेश्चन किस पर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिर फर्स्ट ऑर्डर से ही आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में तो हम लोगों ने रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होते हैं, इन सब पर डिटेल में बात की। नेक्स्ट पार्ट जो है उस पर आर्हेनियस इक्वेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वगैरह उन पे हम कैलकुलेशन करेंगे। और फिर अगले पार्ट पे अगर देखें तो जो एप्लीकेशन है थोड़े उन पर भी बात करेंगे डिटेल में। तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन में आगे चलेगा, तो सारा कुछ आप देखो, रिवाइज करो, इसके थ्रू रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब चीजें प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है बच्चों? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।